फर्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग एनायंस। बेसिसिटी का मतलब क्या होता है? डोनर एबिलिटी। तो आपको डोनर एबिलिटी ही देखनी है, ठीक है। ये नेगेटिव साइन है, यहाँ पे ये भी नेगेटिव साइन है, ये भी नेगेटिव साइन है, ठीक है। तो डोनेट करना है इसको। यहाँ पे देखो क्या है, नाइट्रो ग्रुप लगे हुए हैं, क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे। ये -m लगाएगा, -I लगाएगा, ये सिर्फ -I लगाएगा और ये -m भी लगाएगा और -I भी लगाएगा। तो इसके बेसिस पे -m जो होता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है -I से, है ना। तो अगर करता है तो हम ये बोलेंगे कि ये वाला तो क्या करेगा, कम कर पाएगा। अगर कम कर पाएगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा होगी, अगर ज़्यादा होगी तो ज़्यादा बेसिक होगा। इन दोनों में देखो -m जो है वो दोनों में कॉमन है, बचा क्या, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट इस वाले केस में ज़्यादा होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। तो क्योंकि इसमें -I इफेक्ट जो है ज़्यादा है, तो हमारे पास 1 सबसे लास्ट में और 3 यहाँ पर। तो ऑप्शन ए जो आपका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। द पेयर ऑफ सॉल्वेंट्स इन विच PCl5 डज नॉट आयनाइज। आपको बताना है ऐसे कौन से सॉल्वेंट है जिसमें आपका PCl5 आयनाइज नहीं होगा। अब आप ये कहोगे मैम ऐसा तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है। हाँ ठीक बात है, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, लेकिन आप हर छोटी छोटी चीज़ नहीं पढ़ सकते हो। पेपर में कभी कुछ 1-2 क्वेश्चन होते हैं वो कुछ भी पूछ लेते हैं, तो एकदम बेसिक वाले पूछते हैं। जैसे मान लो इसमें पूछा हुआ है कि आयनाइज नहीं करेगा। आयनाइज का मतलब ये मानो, आयनाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि मान लो AB है, वो आयनाइज होगा तो कैसे होगा, A+ और B- में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। आयनाइजेशन का मतलब ये होगा इसको आयंस में ब्रेक करवाना है। तो अगर हमारे पास आयंस बन रहे हैं तो उसको स्टेबलाइज कौन करेगा, आयंस को स्टेबलाइज करेगा हमारा पोलर सॉल्वेंट। तो जो भी सॉल्वेंट हमारा पोलर होगा वो हमारे आयंस को स्टेबलाइज कर देगा, ठीक है। अब हमें देखना है इनमें से कौन सा सॉल्वेंट पोलर है, ठीक है। तो पोलर सॉल्वेंट में आयनाइजेशन होगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट में नहीं होगा। तो मतलब आपसे एग्जामिनर सिर्फ इतना पूछना चाह रहा है इनमें से नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन से हैं, क्योंकि जो भी नॉन पोलर सॉल्वेंट होंगे वो आयनाइज नहीं करेंगे। अब नॉन पोलर का मतलब क्या है, देखो अगर मैं बात करती हूँ वाटर की तो हम बोलते हैं वाटर जो है पोलर सॉल्वेंट है। ऐसा क्यों, क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये क्या है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, ऐसा हमने 4 सेपरेशन दिखा दिया। लेकिन मान लो कि बेंजीन आपके पास हो, ठीक है, तो उसमें जो कार्बन और हाइड्रोजन जो हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम सी होती है, 2.1 2.5, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो ये हमारे पास क्या होता है, नॉन पोलर, इसको हम बोलते हैं नॉन पोलर। तो आपको इस वाले क्वेश्चन में ना सिर्फ नॉन पोलर ही ढूंढना है। जो भी आपका सॉल्वेंट नॉन पोलर होगा उसमें ये आयनाइज नहीं करेगा। तो अगर मैं बात करती हूँ CH3CN की, तो हमारे पास जो CN है नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव, ये आएगा पॉजिटिव। तो क्या होगा, पोलर हो गया ना ये। तो ऑप्शन बी को हटा दो। इसमें भी CH3CN है, इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो, सारे सब कुछ तो हट गया, सिर्फ एक ही तो बचा, ऑप्शन सी CCl4 और ये। अब कहोगी मैम बेंजीन तो मान लिया कि कार्बन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है, इसको क्यों हटा दिया। यहाँ तो कार्बन में और Cl में बहुत ज़्यादा है, तो ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आप लगाओ 4 Cl लगा दिए। अब जिन्होंने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लिया, मैंने आपको क्या सिखाया, वहाँ पे डायपोल मोमेंट निकालना सिखाया ना। तो हम पोलैरिटी को डायपोल मोमेंट की टर्म्स में मेजर करते हैं, ठीक है, डायपोल मोमेंट की टर्म्स में मेजर करते हैं। ये होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो क्या करता है ये जो कार्बन और जो क्लोरीन है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, क्लोरीन। तो इसकी डायरेक्शन कैसे होगी डायपोल मोमेंट की, ऐसी, इसकी कैसे होगी, ऐसे। तो जो इनका रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो कैसे होगा, एग्जैक्टली इनके सेंटर में। ऐसे ही ये ऐसे विड्रॉ करेगा, ये ऐसे विड्रॉ करेगा और ये क्या करेगा, ऐसे। तो ये दोनों क्या करेंगे दूसरे को, जो रिजल्टेंट वाले हैं ये और ये दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो कैंसिल करें तो क्या होगा, डायपोल मोमेंट जो है इसमें वो 0 हो जाएगी। डायपोल मोमेंट को ऐसे यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो 0 हो जाएगी। अगर 0 है तो मतलब क्या हुआ, नॉन पोलर सॉल्वेंट, इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है आयनाइजेशन का मतलब आयनाइज होने के लिए, आयनाइज होने के बाद आयंस को स्टेबलाइज कौन करता है, पोलर सॉल्वेंट। कैसे करेगा,
ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव को ये पॉजिटिव को स्टेबल कर लेगा और ये जो पॉजिटिव वाला है ये बी माइनस को स्टेबल कर लेगा। ठीक है, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। अरेंज द pKa ऑफ द हाइड्रोक्सी ग्रुप्स ऑफ मिथेनॉल, ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड, फिनोल एंड बेंजाइल अल्कोहल। pKa बताना है। सबसे पहले काम क्या करेंगे, ये लिखेंगे कि एसिडिटी जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है pKa वैल्यूज़ के। जितना ज़्यादा एसिडिक होगा सिस्टम, pKa वैल्यू उतनी ही कम होगी। तो अब एक काम करते हैं, जितने भी हमें दे रखे हैं ना क्वेश्चन में, सबके स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले क्या है, मिथेनॉल, तो लिख देते हैं मिथेनॉल। उसके बाद ट्राइफ्लोरो एसिडिक एसिड। एसिडिक एसिड क्या होता है, CH3COOH। ट्राइफ्लोरो मतलब तीनों H को रिप्लेस करके फ्लोरीन लगा दिया। ठीक है, ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड। उसके बाद क्या है, फिनोल। उसके बाद बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल मतलब फिनाइल के साथ CH2। ठीक है, तो मैंने आपको लास्ट वाले असाइनमेंट में ही समझाया था कि जो हमारा COOH ग्रुप जो होता है वो हमेशा ही ज़्यादा एसिडिक रहेगा, बाकी अपना OH, SH, NH कुछ भी लगा लो उनसे, क्योंकि है एसिडिक ग्रुप है ना, ये सबसे ज़्यादा एसिडिक यही रहेगा। तो क्योंकि हमारे पास ट्राइफ्लोरो एसिडिक एसिड सबसे ज़्यादा क्या है, सबसे ज़्यादा एसिडिक है, तो pKa वैल्यू क्या होगी, सबसे कम होगी। pKa वैल्यू सबसे कम मतलब ऑप्शन A हो सकता है, ऑप्शन B हो सकता है, ऑप्शन D हो सकता है, ऑप्शन C नहीं हो सकता, उसको काट दो। ठीक है, अब देखते हैं A, B और D में से कैसे देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट एसिडिक कौन है, आपको पता है। अगर आप इसका फिनोल का एक H निकाल के यहाँ पे माइनस लगाओगे, वो डीलोकलाइज होगा पूरे सिस्टम पे, है ना। अगर पूरे सिस्टम पे डीलोकलाइज मतलब क्या होगा, एसिडिक है वो। अगर एसिडिक है तो pKa वैल्यू कम होगी, यानी कि पहले ये फिर फिनोल। तो ऑप्शन A जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले ये, इन दोनों में कैसे कंपेयर करोगे, इसमें और इसमें हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर ये H प्लस गया, अगर H प्लस गया तो जो माइनस साइन आएगा यहाँ पर, तो क्या है, स्टेबलाइज नहीं हो पाएगा कॉन्जुगेशन की वजह से। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे आता तो जाता कॉन्जुगेशन में। अब तो ये दूसरे तो काफ़ी दूर है ये, है ना, नहीं आ पाएगा कॉन्जुगेशन में। तो क्या करेगा ये, जब ये माइनस आई नहीं, जब ये माइनस M मतलब जब भी ये मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं दिखा पाएगा तो इंडक्टिव इफेक्ट दिखाएगा, है ना। तो क्या करेगा ये, माइनस आई लगाएगा यहाँ पे। क्यों, क्योंकि कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और इस वाले केस में कार्बन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो ये क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या करेगा, इसको डिस्टेबलाइज करेगा, है ना। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि अच्छा, हाँ एक सेकेंड रुको, डिस्टेबलाइज नहीं, हम ये देखेंगे ये था ना, जो हमारे पास जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है एसिडिटी को इंक्रीज करता है ना वो, तो sp2 जो होता है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है किससे, sp3 से। और इनसे ज़्यादा कौन होता है, sp। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगा होगा उतना ज़्यादा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा। ये ऑक्सीजन इसके पुल कर लेगा, H प्लस को निकाल देगा। ठीक है, तो ऑप्शन जो A हो जाएगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ये हम ऑलरेडी थियरी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी करवाऊंगी। तो यहाँ पर हमें पता है ये क्या है। सबसे पहले देखते हैं क्या, हाइब्रिडाइजेशन। ये है sp3, ये भी sp3। ठीक है, इसको देखते हैं, ये भी sp3। sp3 तो हमने देख लिया, ये क्या है, sp2। तो ये तो समझ में आ गया हमें कि जो sp2 है वो तो सबसे लास्ट में जाने वाला है, तो 4 जो है वो तो सबसे लास्ट में होगा, है ना। तो ऑप्शन ये बचने वाले हैं, ये तो काट दो, बचे ये 3, क्या है, sp3। तो सबसे पहले देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन, उसके बाद क्या, डोनर एबिलिटी ना, हम डोनर एबिलिटी देख रहे हैं। बेसिसिटी मतलब डोनर एबिलिटी, जो हमने स्टार्टिंग की बहुत सारी क्लासेस में सीखा है। तो अब क्या देखते हैं, सबसे पहले देख लिया हमने हाइब्रिडाइजेशन। अब देखेंगे नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिसके भी हमारे पास लोकलाइज्ड होंगे वो ज़्यादा बेसिक होगा।
इसके नाइट्रोजन कहाँ जा रहे हैं, यहाँ पे, इसके इलेक्ट्रॉन्स भी जा रहे हैं यहाँ पर, इसके भी यहाँ चले गए, इसके भी यहाँ चले गए, तो लोकलाइज तो कोई भी नहीं है, सबके जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अब जब जा ही रहे हैं तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारी नेक्स्ट वाले नाइट्रोजन में बढ़ेगी। तो इस वाले केस में क्या है, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव लगवा दूँ, मतलब इसको अगर प्रोटोनेशन करवाएंगे इससे ज़्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव आएगा, इधर आएगा पॉजिटिव, स्टेबलाइज कर देगा। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो तीनों नाइट्रोजन पे स्टेबलाइज होगा, है ना। इस वाले केस में क्या होगा, जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा वो यहाँ पे स्टेबलाइज होगा दोनों नाइट्रोजन से। ठीक है, इस वाले केस में क्या है, कुछ नहीं है, बिल्कुल सेम है। डिफरेंस यहाँ पे ये है कि ये वाला सिस्टम तो कॉमन है, जैसा इसमें था वैसे ही इसमें भी है। बस आपको देखना यहाँ पे क्या है, 3 नाइट्रोजन स्टेबलाइज करें पॉजिटिव चार्ज को। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा हो गया, सबसे ज्यादा बेसिक हो गया, तो 3 सबसे आगे होगा। इन दोनों में कैसे कंपेयर करा है, ये हमने ऑलरेडी करा है क्लास में। कैसे कि यहाँ पे तो ना ये वाले क्या है sp3 कार्बन, ये भी sp3, ये भी sp3, सारे क्या है sp3 कार्बन, जबकि ये क्या है sp2 कार्बन है। अगर sp2 है तो क्या करेंगे, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करेंगे, इतना ज़्यादा नहीं जाने देंगे कॉन्जुगेशन में, तो क्या हो गया, इसकी बेसिसिटी डिक्रीज कर गई। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, कैसे देखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन देखो सबसे पहले क्या है sp3। ठीक है, तो हमारे पास जो 4 होगा सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, 4 सबसे ज़्यादा बेसिक, या तो ये या फिर ये। ठीक है, उसके बाद ये जो नाइट्रोजन के लोन पेयर्स हैं वो कर रहे हैं डीलोकलाइज यहाँ पे, तो ये तो होंगे नहीं अवेलेबल। ये क्या करेंगे, ये दे सकता है। ठीक है, तो 3 होगा इसके बाद, तो ये तो लगाया हुआ है कि 4 के बाद 3 है। इन दोनों में कैसे डिसाइड करेंगे, तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है कि जब भी आपके पास 5 मेंबर रिंग में साथ में कोई भी एरोमेटिक सिस्टम लगता है तो बेसिसिटी डिक्रीज कर जाती है। जैसे जैसे 5 मेंबर रिंग के आसपास जो आप ग्रुप लगाओगे, कोई और रिंग लगाना शुरू करोगे यहाँ पे ऐसे ऐसे करके, तो उसकी जो बेसिसिटी है वो डिक्रीज कर जाएगी। यहाँ पे एक रिंग लगी हुई तो बेसिसिटी डिक्रीज कर गई, यानी जो सेकंड है वो लेस बेसिक होगा 1 से। ठीक है, तो ऑप्शन 3 जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। इसको मेंशन कर लेना अपने नोट्स में कि जैसे जैसे 5 मेंबर रिंग के साथ में कोई लगता रहेगा, साथ में कोई रिंग लगती रहेगी, तो उसकी बेसिसिटी को डिक्रीज कर देगी। ठीक है, अब यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है क्या, प्रोटॉन स्पंज, है ना। उसमें हमने देखा था कि यहाँ पे नाइट्रोजन होता है, तो जो प्रोटॉन स्पंज होता है वो कैसा दिखता है, यहाँ पे नाइट्रोजन है और यहाँ पर भी नाइट्रोजन है। ठीक है, इसका लोन पेयर और इसका लोन पेयर, तो रिपल्शन तो यहाँ पे होगा, है ना, वो तो सब में कॉमन है। देखो रिपल्शन यहाँ पे भी होगा, यहाँ पर भी होना है, यहाँ पे भी होना है, तो रिपल्शन तो तीनों में कॉमन है। डिफरेंस कहाँ पर आएगा, जो ये ग्रुप लगा रखे हैं यहाँ पे हमने OCH3 OCH3, यहाँ पे भी क्या लगा हुआ है OCH3 और OCH3। तो सबसे पहले कंपेयर करते हैं X को और Z को। ठीक है, इस वाले केस में क्या है, जो हमारे पास OCH3 क्या करेगा, +M दिखाएगा और -I दिखाएगा। ठीक है, मतलब क्या होता है, हमारे पास मेसोमेरिक इफेक्ट जो होता है ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है I से। तो अगर मेसोमेरिक ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है तो मतलब क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा यहाँ पे। अगर हमारे पास नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर गई ड्यू टू मेसोमेरिक इफेक्ट ऑफ OCH3, तो ज़्यादा अच्छा बेसिक हो जाएगा ये, है ना। तो हम बोल देंगे जो Z है वो ज़्यादा बेसिक है X से। अब बात आती है Y की, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो क्या है, ये एरोमेटिक सिस्टम, ऊपर से है बल्की ग्रुप और ये वाला बल्की नहीं है। तो जब आपके पास एरोमेटिक सिस्टम में एक बल्की ग्रुप होता है और ऑर्थो पोजीशन में बल्की नहीं होता कोई, मतलब दोनों में से जब कोई एक होता है तो क्या बोलते हैं उसको, SIP, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, यानी कि इसकी बेसिसिटी, ये क्या करता है, बेसिसिटी को डिक्रीज कर देता है। तो हमारा जो Y होगा वो लीस्ट बेसिक होगा ड्यू टू SIP। ऑर्डर जो है वो आपका ये हो जाएगा, ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। Which of the following is the strongest base in water? इस वाले केस में क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन निकालो सबसे पहले। तो यहाँ पे क्या है,
sp2, और जो ये वाला नाइट्रोजन है ये भी क्या है sp2, ये वाला sp3 और ये भी क्या है sp3। अब ना अगर आप ये देखो कि हमारे पास जितने भी अल्काइल ग्रुप लगे होते हैं वो उसकी क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं प्लस आई देके, है ना, प्लस आई देके कह लो या फिर ये कह लो कि हाइपर कॉन्जुगेशन लगा के बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे बात ये है कि यहाँ पे कितने 1 2 3 4 कार्बन एटम, यहाँ पे कितने हैं 5 कार्बन एटम। तो अगर आप इंडक्टिव इफेक्ट देखोगे तो ये बोलोगे कि 5 कार्बन एटम का ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू 4, तो ये वाला ज़्यादा बेसिक होना चाहिए, लेकिन ये ज़्यादा बेसिक नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना एक नया कॉन्सेप्ट होता है, वो क्या होता है, नाइट्रोजन इन्वर्जन। नाइट्रोजन इन्वर्जन, आपके यहाँ 2 टॉपिक बच गए हैं, नाइट्रोजन इन्वर्जन और साथ में एक और है एनिलेशन इफेक्ट। ये दोनों टॉपिक मुझे करवाने चाहिए थे बट रह गए हैं ये। अब मैं क्वेश्चन में देखी तो मिल रहे हैं मुझे, एनिलेशन इफेक्ट भी करवाना था आपको, तो इन दोनों को मैं आपको करवा दूंगी एरोमेटिसिटी के वाले चैप्टर में। इन दोनों के जो क्वेश्चन होंगे मैं आपको टेस्ट में नहीं दूंगी, टेस्ट में आपको जितना कराया गया है थियरी वीडियोस में उतना ही आएगा, ठीक है। अच्छा, जब मैं बोलती हूँ ना उतना ही आएगा तो सिर्फ कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, क्वेश्चन सेम नहीं आने वाले, ठीक है। तो टेस्ट में आपको नए क्वेश्चन ही मिलने हैं। तो जो दोनों टॉपिक हैं इनको पढ़ लेंगे हम नेक्स्ट में, लेकिन अब थोड़ा सा समझ लो नाइट्रोजन इन्वर्जन क्या होता है। ये हमारे पास मान लो अमोनिया है, ठीक है, इसका हाइब्रिडेशन क्या है 1 2 3 4 sp3, ठीक है। अब क्या होगा, इन्हें ट्रांजिशन स्टेट बनती है ऐसे करके, और ये पूरा प्लेनर हो जाता है। तो 1 2 3 sp2, इसका हाइब्रिडेशन होता है sp2। तो आप कहोगे इन लोन पेयर का क्या होगा दोनों का, तो ये चले गए हैं हमारे किसमें, प्योर p ऑर्बिटल में, प्योर p ऑर्बिटल में, ठीक है। उसके बाद वापस से क्या होना है, ये बन जाएगा ऐसे। तो अगर आप कंपेयर करते हो फर्स्ट को थर्ड को, ये है कंप्लीट इन्वर्जन है, ठीक है, कंप्लीट इन्वर्जन इसको बोलते हैं नाइट्रोजन इन्वर्जन। तो बात यहाँ पे ये हो रही है, वापस से क्या हो गया sp3। तो यहाँ पे बात ये हो रही है कि स्टार्टिंग में sp3 था, फिर sp2 बन रहा है, यानी उसका s कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज कर गया, है ना, ओवरऑल जो मोलिक्यूल का s कैरेक्टर है वो इंक्रीज कर गया। या फिर आप ये कह लो कि जो इलेक्ट्रॉन जो है वो प्योर p ऑर्बिटल में चले गए। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं है, इतना ठीक है। तो क्या करना है आपको, sp3 से sp2 में जाना है। तो इन दोनों में अगर आप चेक करते हो ना, तो यहाँ पे क्योंकि सिस्टम में क्या है नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा होते हैं, तो ये फ्लेक्सिबल सिस्टम है, थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है। तो यहाँ पे क्या होता है, नाइट्रोजन इन्वर्जन जो होता है वो ज़्यादा होता है इसके कंपैरिजन में। तो अगर नाइट्रोजन इन्वर्जन ज़्यादा हुआ तो जो लोन पेयर्स हैं वो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होंगे उनके डोनेशन के लिए। तो क्या होगा, हमारे पास जो बी है वो ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। इसको मैं आपको डिटेल में करवाऊंगी एरोमेटिसिटी वाले चैप्टर में। अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स द मोस्ट बेसिक कंपाउंड इज, कैसे देखेंगे, sp2 ये भी sp3 और ये भी sp3। इन दोनों में कैसे कंपेयर करोगे, दोनों पेयर्स तो दोनों के पास हैं, ऑक्सीजन के पास भी है नाइट्रोजन के पास भी है, ठीक है। अब क्या करना है, इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन ज़्यादा है, ऑक्सीजन जो होता है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है नाइट्रोजन के कंपैरिजन में। तो नाइट्रोजन क्या होगा, अच्छा डोनर होगा, यानी कि जो हमारा डी है वो ज़्यादा बेसिक है। इन सेट्स A to D only one of the set is incorrect regarding the basic strength selected। जो आपको ये A to D दे रखा है, इनमें ना बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लगाया हुआ है, इनमें से कोई एक है जिसका गलत लगा दिया इन्होंने, आपको बताना वो कौन सा है। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, यहाँ से हमने स्टार्ट करा। तो हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन है, इसके पास क्या है, लोन पेयर्स, इसके पास भी हैं। तो जो ग्रुप लगे हुए क्या, नाइट्रो, ये CH3 और ये H लगा हुआ है। नाइट्रो क्या करेगा, -M लगाएगा और -I लगाएगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। अगर इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करना शुरू किया इसने तो बेसिसिटी तो डिक्रीज कर जाएगी, ये तो सबसे लिस्ट ही होना चाहिए था। CH3 क्या करेगा, +H से और +I से इसको इलेक्ट्रॉन देना शुरू करेगा। अगर देगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, यानी बेसिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। तो ये वाला ऑर्डर तो बिल्कुल सही लगा रखा है। अब देखते हैं अपना D वाला। इस वाले केस में क्या है,
जो नाइट्रोजन है उसके पास लोन पेयर्स हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले केस में यहाँ पे फिनाइल रिंग लगी हुई है, फिनाइल रिंग लगी हुई है ऐसे करके ये। तो यहाँ पे जिसके पास लोन पेयर्स हैं वो क्या है यहाँ पे अवेलेबल होंगे, मतलब क्या करेंगे, डीलोकलाइज हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की, तो क्या होगा लीस्ट बेसिक, मतलब इस वाले से कंपैरिजन में कम बेसिक होगा। यहाँ पे 2 फिनाइल रिंग लगा दी तो क्या है सबसे लीस्ट बेसिक, यानी ये वाला ऑर्डर भी सही लगा रखा है। अब देखते हैं यहाँ पे sp2 यहाँ पे देखो इस वाले केस में जो है लोन पेयर्स हैं वो डीलोकलाइज हो रहे हैं और सिस्टम क्या है एरोमेटिक। अगर इसने इलेक्ट्रॉन दिए अपने तो एरोमेटिसिटी ब्रेक करेगी, जो ये करेगा नहीं, तो लिस्ट बेसिक। इन दोनों में देखो अगर आप यहाँ पे प्लस लगाओगे, हमने ये थ्योरी क्लास में ऑलरेडी कर लिया, इसमें फास्ट करवा रही हूँ। यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव आई, यहाँ पे चला गया ये। तो बात ये हुई कि इस वाले केस में जब आप प्रोटोनेशन करवाओगे ना, तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो दोनों नाइट्रोजन पे आएगा और एक पॉजिटिव चार्ज को 2 नाइट्रोजन मिलकर स्टेबलाइज करेंगे। जबकि इस वाले केस में क्या होगा, सिर्फ एक ही नाइट्रोजन पे रहेगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो होगा वो ज़्यादा बेसिक होगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा बनता है कॉन्जुगेट एसिड वो ज़्यादा स्टेबल है ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज ओवर 2 नाइट्रोजन एटम्स। तो ये वाला भी सही है। तो हमारे पास ये कौन सा है, इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, ये आपको बताना है इनकरेक्ट। क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़ना है। अगर आपने इसको इनकरेक्ट ध्यान नहीं दिया तो आप फर्स्ट ऑप्शन देखोगे, लगाओगे तो सही लगाया हुआ है, ऑप्शन ए मार के आ जाओगे और फिर हो जाएगा नेगेटिव। तो ध्यान देना क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। जब क्वेश्चन में लिखा होता है ना इनकरेक्ट, नोट, तो ऐसे वाले वर्ड्स क्या करते हैं, आंसर को गलत करवाने के लिए ही होते हैं। वो कॉन्सेप्ट आने के बाद भी आप गलत मार्क करो इसलिए दिए जाते हैं। इस वाले केस में क्या sp3 है ना, ये sp3 तो सबसे ज़्यादा बेसिक होना चाहिए, तो उसको सबसे आगे आना चाहिए था, इसलिए क्या है हमारा इनकरेक्ट ऑर्डर। द होमोलिटिक ब्रेकिंग डाउन ऑफ CA-CB बॉन्ड इज इजीएस्ट इन चारों में से होमोलिटिक क्लीवेज किसकी, मतलब होमोलिटिक ब्रेकिंग कह लो या होमोलिटिक क्लीवेज कह लो, किस में ईजी रहेगी। होमोलिटिक का मतलब क्या होता है, जो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों कार्बन को एक एक दे दो, इसको बोलते हैं फिश हेड एरो। फिश हेड एरो इसका मतलब ये, अगर आप लगाते हो ना ऐसे वाला, इसका मतलब तो दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए एक साइड पे। अगर आप ऐसे ब्रेक करवा दो ना इसको ऐसे करके, मतलब ये हुआ कि C+ और C- बन गया। इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट, 2 इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट। ये फिश हेड एरो क्या दिखाते हैं, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट। ठीक है, हमें क्या करवानी, होमोलिटिक यानी ये वाली करवानी है। तो आपको बेसिकली रेडिकल बनाना है। तो किस में ईजी बनेगा, जिसमें आपका रेडिकल स्टेबल बन जाएगा उसमें क्या होगी, ब्रेकिंग सबसे आसान हो जाएगी। ठीक है, तो स्टेबल कैसे देखेंगे, मान लो ये रेडिकल बना है, ठीक है, साथ में लगे हुए ये, तो यहाँ पे होगा हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। ये एक रेडिकल यहाँ पे, इसका भी करवाओ ऐसे करके। तो यहाँ पे जैसे रेडिकल आएगा ये डबल बॉन्ड बना लेंगे ऐसे करके, और साथ में आपका H रेडिकल जो है वो सेपरेट हो जाएगा। मतलब क्या देखना है आपको, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। जिस वाले मॉलिक्यूल में जितना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट होगा उतना ज़्यादा वो स्टेबल होगा। यहाँ पे कितने अल्फा H हैं, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक करेगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पे कितने 3 6 9 अल्फा H। तो क्या होगा, ये वाला रेडिकल क्या होगा, मोस्ट स्टेबल, ये सबसे इजी इसमें रहेगा। इसमें कितने 3 अल्फा H स्टेबल करने के लिए, यहाँ पे 6 अल्फा H, और यहाँ पे एक भी, यहाँ पे कितना है, एक भी नहीं है। अल्फा कार्बन है तो H कहाँ से आएगा। ठीक है, तो ये है मोस्ट स्टेबल। अब देखते हैं ओरिएंटेशन ऑफ डायपोल। डायपोल की डायरेक्शन कैसे होगी। डायपोल जो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जो कि आपकी पोलैरिटी को मेजर करती है। इसमें अगर आपको इसकी ओरिएंटेशन देखनी तो 3 रूल होते हैं हमारे पास। एक तो ये कि अगर सेंट्रल एटम के ऊपर लोन पेयर है तो जो डायरेक्शन होगी वो कहाँ से होगी, डायपोल की जो ओरिएंटेशन होगी वो कैसे होगी, सेंट्रल एटम टू लोन पेयर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास अमोनिया है, ठीक है, सेंट्रल एटम के पास क्या है, लोन पेयर, तो सेंट्रल एटम से लेकिन लोन पेयर की साइड पे ऐसे दिखाना है आपको। ये हो गया डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड होता है कि फ्रॉम मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्रॉम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम।
एग्जाम्पल के लिए कैसे, मान लो कार्बन का और नाइट्रोजन का बॉन्ड है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, नाइट्रोजन ना, तो ये डायरेक्शन ऐसे होगी, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव ये इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऐसे होगी डायरेक्शन। थर्ड आता है अगर कॉन्जुगेशन हो रही है, अगर कॉन्जुगेशन है हमारे सिस्टम में, तो जो भी आपके इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट की डायरेक्शन होगी वही आपके इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की डायरेक्शन जो होगी वही आपके डायपोल की ओरिएंटेशन भी होगी, मतलब डायपोल की डायरेक्शन भी आपको वैसे ही दिखानी है। ठीक है, तो जो मैं एग्जांपल दे रखे हैं पिरिडीन और पायरोल, उसको देना स्टार्ट करो। जो पायरोल है उसके पास क्या है, कॉन्जुगेशन है, तो इलेक्ट्रॉन किस तरफ मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो है नाइट्रोजन से रिंग की तरफ जा रहे हैं, तो आपके डायपोल की जो ओरिएंटेशन होगी वो भी ऐसे होगी, यानी ये सही है ये। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे, इसके पास क्या है, लोन पेयर, तो सेंट्रल एटम से लोन पेयर की तरफ आती है, ये भी लग रहा है। और सेकंड में अगर देखोगे इलेक्ट्रो पॉजिटिव इलेक्ट्रो नेगेटिव, तो ये कार्बन है, ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन क्या है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो डायरेक्शन यही वाली रहेगी, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ pKa वैल्यू ऑफ द कॉन्जुगेट एसिड्स ऑफ द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स गिवन बिलो। इन सब के जो कॉन्जुगेट एसिड बनेंगे उनका आपको बताना है pKa वैल्यू। तो हम एक काम करते हैं, इनकी पहले बेसिसिटी देख लेते हैं, है ना, इनकी बेसिसिटी पहले देखते हैं। बेसिसिटी कैसे होगी, sp3 sp3 sp2 sp2, तो इन दोनों की तो ज़्यादा होनी है इन दोनों से, है ना। तो यहाँ पे क्या है, आपको पता है इन दोनों में से दोनों sp3 हैं, लेकिन इसमें क्या है, s कैरेक्टर ज़्यादा होगा लोन पेयर्स में, 3 मेंबर रिंग है ना, s कैरेक्टर ज़्यादा होगा, s कैरेक्टर अगर ज़्यादा है तो देंगे नहीं ना इलेक्ट्रॉन, तो 3 जो है वो ज़्यादा बेसिक हो गया 2 से। इन दोनों में कैसे देखोगे, ये सिस्टम है एरोमेटिक, इसके अवेलेबल ही नहीं है लोन पेयर यहाँ पे, जबकि इसके अवेलेबल हैं, तो जो 4 होगा फिर लास्ट में होगा 1। ठीक है, 3 2 4 1। अब अगर हमने क्या देखा था कि जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा बेस, उसकी कॉन्जुगेट एसिड उतनी ही वीक होगी, है ना। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो उसकी एसिड क्या होगी, वीक होगी, 2 4 1। ठीक है, अब जितनी ज़्यादा एसिडिटी होती है pKa वैल्यू उतनी कम होती है, सबसे ज़्यादा एसिडिक ये है तो pKa वैल्यू क्या होगी, कम होगी, फिर 4 फिर 2 फिर 3, फिर से वापस से वही आ गया जहाँ से शुरू किया था। तो आपका जो आंसर रहेगा वो ये रहेगा 3 2 4 1। तो यहाँ पर आपका GOC ख़त्म होता है, हमारा असाइनमेंट भी कंप्लीट हो गया। आपको सिर्फ टेस्ट देना है, टेस्ट का सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा, लेकिन पहला काम आपको ये करना है कि पहले टेस्ट देना। ठीक है, और सारे क्वेश्चन मैक्सिमम अटेम्प्ट करने का ट्राई करना। एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का रहेगा, नेगेटिव होगी -0.5। अगर एक क्वेश्चन गलत किया तो 0.5 गए फिर आपके नेगेटिव होके। ठीक है, सिर्फ इतना ही है, और टेस्ट अच्छे